Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So मध्य प्रदेश सेट पेपर 1 प्रिपरेशन में लॉजिकल रीजनिंग यूनिट हम कवर कर रहे हैं, जिसमें आज एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसका नाम है प्रमाण। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रमाण क्या होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रमाण के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप्स अभी बाकी हैं जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर लिंक अवेलेबल है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ताकि आप लोगों को यहाँ पर जितने भी टाइप्स में डिस्कस करूंगी वो और भी आसान हो जाएंगे समझने में। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इजी एक्सप्लेनेशन और स्मार्ट ट्रिक्स के साथ हम इसको याद करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकल रीजनिंग यूनिट में ये है कंप्लीट प्रमाण, जिसमें 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं। एंड ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 पर जरूर बहुत ध्यान दीजिएगा। इसमें आसानी से आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकते हो। एग्जाम ये वाला बहुत ही इजी होता है, इसका लेवल बहुत आसान होता है एंड इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। बस आपको एक स्मार्ट प्रिपरेशन की जरूरत है। तो आपके स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसमें पेपर 1 के टोटल 10 यूनिट्स के फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट ट्रिक्स के साथ आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की मैं श्योरिटी देती हूँ। पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर फुल सिलेबस नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड ये आप लोगों को बताता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक की बात करें तो इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी की सीरीज आपको हम देते हैं। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि आपके रिवीजन के दौरान भी अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस हो चुके हैं तो वो क्लियर हो जाए। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, फीस पे करने से पहले फ्री वीडियोस का एक्सेस चाहते हो तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर आपको कोर्स का नाम सर्च करना है। कोर्स का ओवरव्यू देखने के बाद आप जैसे ही कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं। किसी भी यूनिट पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर थ्योरी लेक्चर, एमसीक्यू लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट मिलेंगे, जो कि एग्जाम के लेवल और पैटर्न के हिसाब से ही बनाए गए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट मॉक टेस्ट हमने लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। इसी के साथ बढ़ते हैं प्रमाण की ओर। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता है कि प्रमाण 6 प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें आता है प्रत्यक्ष, जिसको इंग्लिश में परसेप्शन कहा जाता है। और जैसे मैंने बताया था कि दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो। ओके, प्रत्यक्ष यानी कि जो चीजें हमारे सामने हमने देखी हैं, सुनी है, महसूस की हैं, वो होता है प्रत्यक्ष। अनुमान, अनुमान का मतलब होता है गेस करना, अज्यूम करना, जिसको इन्फेरेंस कहा जाता है। और उपमाना होता है कंपैरिजन, इसमें दो चीजों या दो लोगों की या दो ऑब्जेक्ट्स की क्वालिटीज को कंपेयर किया जाता है और फिर उससे प्रमाण निकाला जाता है। तो ये 3 चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं अर्थपति, जिसको की पोस्टुलेशन कहते हैं। ओके, तो देखो ये है अर्थपति। ओके, अर्थपति, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब होता है अर्थ की उत्पत्ति। किसी भी वर्ड से उसका मीनिंग अगर निकलता है, किसी भी चीज से उसका अगर प्रॉपर मीनिंग निकलता है, उसको अर्थपति कहा जाता है। ठीक है, अर्थपति का मतलब होता है इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन। ठीक है, अर्थपति को एक और नाम से जाना जाता है, इसको अनुमान लगाना भी बोलते हैं हम, प्रिजम्पशन भी इसको कहा जाता है, अनुमान लगाना भी इसको कहा जाता है। तो ये चौथे टाइप का प्रमाण होता है, जो कि असम्पशन के ऊपर काम करता है। इसका एक और नाम होता है, एग्जाम में जो पूछा जाता है वही नाम है ये। इसका नाम है प्रमाण ऑफ पोस्टुलेशन।
ठीक है, इसको धारणा के प्रमाण के रूप में भी जाना जाता है। सो ये चीजें आपने याद रखनी है। अर्थपति से क्या होता है? बाय अर्थपति, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि बाय अर्थपति प्रमाण वी अंडरस्टैंड द नॉलेज विच वी गेट थ्रू द रिलेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन। इट इंक्लूड सपोजिशन, बिलीफ एंड प्रिजम्पशन। ये क्या होता है? ये अर्थपति प्रमाण से हम उस ज्ञान को समझते हैं जो हमने दो चीजों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके निकाला था, या फिर जो हमने गेस किया था पहली चीजों को, उनसे जो हमने कंक्लूजन निकाला था, उससे जो मीनिंग निकलता है वो अर्थपति कहलाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, सो अर्थपति जो है ये अनुमान और उपमना में जो भी हमने चीजें सीखी थी या जो भी चीजें हमने फाइंड आउट की थी, उसके बेस पर जो फाइनल मीनिंग हम निकालते हैं वो होता है अर्थपति। अर्थ की उत्पत्ति यानी कि किसी वर्ड के मीनिंग का या किसी सिचुएशन के मीनिंग को समझना। ओके, अनुमान में हमने क्या किया था? हमने किसी चीज को गेस किया था, है ना, कि अगर हम ये करेंगे तो मे बी हो सकता है हम इससे बाहर निकल सके। यहाँ पर गेसिंग सिस्टम होता है। उपमना क्या होता है? कंपैरिजन किया जाता है। अब दो लोगों के बीच में हमने कंपेयर किया, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो सिचुएशंस के बीच में हमने कंपेयर किया, उससे जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन, जो हमारा फाइनल कंक्लूजन निकला था, उसको समझना और उसको एक्चुअल में यूज करना इज कॉल्ड अर्थपति। ओके, इट इंक्लूड सपोजिशन, बिलीव्स एंड प्रिजम्पशंस। ये तीन चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, दो फैक्ट्स जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, दो चीजें या दो फैक्ट्स जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है, उसको रिलेट करके कोई नया मीनिंग निकालना। अब कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था ना, जिसमें मैंने आपको एक लड़का लड़की की स्टोरी के थ्रू बताया था कि ये दोनों फ्रेंड थे, इनका ब्रेकअप हो गया। एक को ब्रेकअप हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एक कुछ समय के बाद वापस समझ गई थी कि दूसरी बार फिर सेम बात पर हमारी लड़ाई हो रही है, तो ए ने क्या किया? अपने पुराने नॉलेज को यूज करके, अपने साथ जो पुरानी घटना हुई थी उसको यूज करके ये समझ लिया कि अभी ये नहीं चलने वाला। तो ये जो फाइनल डिसीजन ए ने दूसरी बार ब्रेकअप वाला लिया था, तो ये क्या है? वो अर्थपति है कि जिस चीज के बारे में सॉरी, कि जिस चीज के बारे में हमें पहले से पता है, जिस चीज के बारे में हमें नॉलेज है, लेकिन हमें उसको ध्यान नहीं देते थे, हम उसको कहीं यूज नहीं करते थे उस नॉलेज को, अब हम उसके बारे में समझ भी चुके हैं और अच्छे से उसको यूज भी कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड अर्थपति। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अनुपलब्धि, दैट इज नॉन एप्रीहेंशन। अब देखो, उपलब्धि बहुत आसान है। उपलब्ध होना, उपलब्ध होने का मतलब होता है अवेलेबल होना, है ना। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल, जो कि उस समय हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है। दैट इज कॉल्ड अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन। ओके, अनुपलब्धि और नॉन एप्रीहेंशन इज द फिफ्थ टाइप ऑफ प्रमाण। ये पांचवें प्रकार का प्रमाण होता है जो ज्ञान की अनुपस्थिति पर आधारित होता है। नॉलेज का अगर एब्सेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट पर है, तो वहां पर उसको अनुपलब्धि प्रमाण कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स एक्सेप्टिंग अ प्रोपोजिशन एज ट्रू बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रूवन फॉल्स। इस चीज को मैं लिख रही हूं, आप लोगों को हिंदी में भी अभी बताती हूं। इट इन्वॉल्व्स accepting a proposition as true because it cannot be proven false. ओके, सो ये होता है अनुपलब्धि, नॉट अवेलेबल। इसमें एक प्रस्ताव को सत्य मानना शामिल होता है। इसके केस में हम किसी प्रस्ताव को सत्य मान लेते हैं क्योंकि हम इसे झूठा साबित नहीं कर पाए। मान लीजिए कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसमें किसी पर्सन ए को हमें क्या करना था? पर्सन ए जो है वो लायर है, वो क्रिमिनल है, लेकिन इस पर्सन को वहां पर हम ट्रू साबित नहीं कर पाए।
हम ये साबित नहीं कर पाए कि एक्चुअल में ये क्रिमिनल है, तो हमें उसको एक क्या मानना पड़ गया, लास्ट में ये मानना पड़ गया कि वो क्रिमिनल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। सबूत वहां पर अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे। दैट इज कॉल्ड अनअवेलेबिलिटी। किसी एक ऐसे सिचुएशन में जहां पर हमें किसी सिचुएशन को सत्य मान लेना पड़ता है, क्योंकि हम उसको झूठा साबित नहीं कर पाते हैं। समझ आ गई चीज? सिंपल है बिल्कुल। यहाँ तक अगर चीजें समझ आ रही हैं, हमेशा की तरह मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं। एंड स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप लोगों को अभी देखो, ये वाला टॉपिक है हमारा प्रमाण, हम कर रहे हैं। प्रमाण के बाद अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए? ठीक है, ये वाला तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। उसके बाद आप कौन सी यूनिट चाहते हो, कौन सा टॉपिक चाहते हो कि मैं कवर करूं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से ही मैं नेक्स्ट लेक्चर को प्रिपेयर करूंगी। ओके, अनुपलब्धि, नॉट अवेलेबल। It is the immediate knowledge of non-existence of an object. एंड नॉलेज नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है उस चीज को लेकर के, इसलिए हमें उसको सत्य ही मानना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है शब्द। ये थोड़ा सा उल्टा सा दिख रहा है, ये इस तरीके से लिखा है शब्द प्रमाण। शब्द क्या होते हैं? शब्द जैसे मैं बोल रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैं वर्ड्स का यूज कर रही हूं ना। शब्द इसको बोलते हैं, वर्ड्स इसको बोलते हैं। तो बोलकर जो चीजें होती हैं, हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था, बोलकर कोई चीज जो होती है उसको क्या कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। सो वैसे ही यहाँ पर शब्द को वर्बल टेस्टिमनी कहते हैं। ओके, सो शब्द होता है वर्बल टेस्टिमनी, या फिर उसको वर्ड्स के नाम से भी आप जान सकते हो। ओके, वर्ड्स, ठीक है। अब वर्ड्स का क्या मतलब है? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्ड्स की, तो ये है वर्ड प्रमाण। ठीक है, वर्ड प्रमाण हमें बोलता है कि जो भी हमारे वेद में, हमारे पुराणों में चीजें लिखी हुई हैं, उसमें जो वर्ड्स का यूज किया गया है, उसमें जो शब्द लिखे गए हैं, वो बिल्कुल सत्य हैं। हमें बिना डाउट किए उन चीजों को जरूर मानना चाहिए। ठीक है, ये किसी अथॉरिटी के शब्दों पर विश्वास करता है। अब इसका एक एग्जाम्पल ये भी आप मान सकते हो, कोर्ट में मान लीजिए केस चल रहा होता है, मूवीज में तो देखा ही होगा, है ना। उसमें क्या होता है, किसी गवाह को बुलाया जाता है। ठीक है, सबूत क्या थे? सबूत की बात हमने की थी यहाँ पर, जो कि अवेलेबल नहीं थे। वैसे गवाह होते हैं, जो गवाह क्या होता है, गवाह एक पर्सन होता है जिनके वर्ड्स पर विश्वास करके, जिनकी स्टेटमेंट पर विश्वास करके जज क्या करते हैं, एक बड़े से बड़ा डिसीजन ले लेते हैं। तो गवाह के वर्ड्स पर विश्वास किया जा रहा है, चाहे ये झूठा भी होगा, फिर भी उन पर विश्वास किया जा रहा है। मान लीजिए एक के ऊपर कोई केस चल रहा है, उसने अपने किसी रिलेटिव को बुला लिया कि मेरे नाम पर आप गवाही दे दीजिए। ठीक है, रिश्तेदार की उनके साथ अच्छी पटती नहीं थी। रिश्तेदार ने क्या किया, गलत गवाही दे दी, झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने इसको अपनी आंखों से देखा था चोरी करते हुए। वो तो गलत हो गया। कोई भी लोग झूठ बोल सकते हैं ना, हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। तो ये होता है वर्ड्स। लेकिन प्रमाण में ये कहा जाता है कि जो भी शब्द होते हैं, जो भी किसी के वर्ड्स होते हैं, जो भी किसी की वर्बल टेस्टिमनी होती है, उस पे हमें विश्वास करना चाहिए, अगर वो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा रखी गई है। ऑफिशियल इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। इसमें किसी ऐसे व्यक्ति की गवाही के आधार पर किसी प्रस्ताव की सच्चाई को स्वीकार किया जाता है, जिसे उस विशेष क्षेत्र में एक प्राधिकरण माना जाता है। शब्द को सभी प्रमाणों में से सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। शब्द को क्या माना जाता है? मोस्ट रिलायबल माना जाता है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है अकॉर्डिंग टू बुक्स। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि किसी के शब्दों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। अभी मान लीजिए कि हमारी लाइव क्लास चल रही है, हम सब ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाद में बच्चे बोल देंगे कि अरे मैम तो पढ़ाती ही नहीं है कुछ भी, मैं आपके शब्दों पे कैसे विश्वास कर लूं। आपने हमारे जो सीनियर सर हैं उनको बोल दिया कि हमारी तो लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस ही नहीं हुई है, और उन्होंने मान लिया बाय चांस। ठीक है, तो ये क्या हुआ? शब्द प्रमाण हुआ।
लेकिन सिर्फ इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसे बोलते हो कि क्लास नहीं हुई, तो वो क्या करेंगे? ऐप पे जाकर सब देखेंगे, रिकॉर्ड्स में जाकर सब देखेंगे कि अच्छा इस दिन ये वाला लेक्चर हुआ था। तो अकेले वर्बल टेस्टिमनी, अकेले किसी के शब्द प्रमाण पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ओके, एंड ये मोस्ट रिलायबल माना जाता है अकॉर्डिंग टू बुक्स। आपको क्या लगता है, किसी के वर्ड्स पे विश्वास करना चाहिए? किसी के जैसे गवाह हैं, उन पर विश्वास किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? आपके इसमें क्या व्यूज़ हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, ठीक है? थोड़ा-सा इंटरैक्टिव रखा कीजिए सेशन को, कमेंट करके बताया करें, क्योंकि आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हो हमारे, हमें भी पता चलता है कमेंट से ही कि कौन-कौन बच्चे रेगुलरली हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं। और डेफिनिटली आई एम 100% श्योर जो रेगुलरली देख रहे हैं, इंटरैक्शन रख रहे हैं, ज़रूर उनका एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा ही होगा, अगर आप इन वीडियोज़ को अच्छे से सुन रहे हो। Okay, so verbal statement must have a valid cause for its information to be true. जो मौखिक बयान होता है, इसकी जानकारी के सत्य होने का एक वैध कारण होना चाहिए, तभी इस पर विश्वास किया जा सकता है। ओके, टेस्टिमनी जो होती है, वर्बल टेस्टिमनी हमेशा एक पर्सनल होती है, हमेशा ये व्यक्तिगत ही रहती है। ओके, सिर्फ इसको इतना ही याद रखिए। और यस, वर्बल टेस्टिमनी के दो टाइप्स भी होते हैं, वैदिक टेस्टिमनी और दूसरा होता है सेक्युलर, जिसको कि लौकिक कहा जाता है। वैदिक और सेक्युलर, जिसको लौकिक कहा जाता है हिंदी में, ठीक है? सो वैदिक क्या होता है? वैदिक वेद से रिलेटेड टर्म है। वेदों पुराणों में जो कुछ लिखा है, हमेशा उसको सत्य मानना चाहिए। आप लोगों ने ये चीज जरूर सुनी होगी कि आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानी है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, फैमिली फ्रेंड्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, उस चीज का हल आप लोग गीता में ढूंढिए। आपके दिमाग में, आपके मन में कोई भी समस्या अगर चल रही है, ठीक है, कुछ भी चीज अगर चल रही है, उसका सॉल्यूशन आपको गीता में लिखा हुआ जरूर मिलेगा। तो वो वर्बल टेस्टिमनी है। एंड जिन लोगों ने गीता अच्छे से पढ़ी हुई है, वो लोग यही कहते हैं कि जरूर इस पे विश्वास किया जाना चाहिए। इसमें कहे हुए शब्द, इसमें लिखी हुई बातें बिल्कुल सत्य है, रियल लाइफ से हमेशा सबके रिलेट करती है, ठीक है? सो ये होते हैं वैदिक चीजें। अब देखो क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ नॉलेज इन क्लासिकल इंडियन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज ऑफ द अनऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट विद नॉन ऑब्जेक्ट। हमने क्या बताया था? दो चीजों के बीच में सिमिलैरिटीज देखनी है, कंपैरिजन देखना है, जिसमें से एक अनऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट है और एक नॉन ऑब्जेक्ट है, जिसके बारे में एक हमें पता है, दूसरा जो कि अज्ञात है, तो उसको उपमना कहा जाता है। नेक्स्ट है, द नोइंग सेल्फ नोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू द इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द सेंस ऑर्गन इंद्रियां, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंद्रिय इज प्रूव्ड बाय अनुमान प्रमाण। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए इनको ध्यान से। इसी के साथ स्टूडेंट्स पेपर 1 की तैयारी के साथ साथ हमेशा की तरह कहूंगी कि पेपर 2 पर भी ध्यान दीजिए। सो पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल हम लाए हैं, जो कि एग्जाम के लेवल और पैटर्न के हिसाब से हैं। ऑलरेडी बच्चों ने पेपर 2 पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करना जरूरी है। सो स्टडी मटेरियल में आपको पेपर 2 के फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज हम देते हैं, जिसमें से आपको एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये एग्जाम के साथ साथ इसके बाद जो इंटरव्यू होता है, उसको क्वालिफाई करने में भी आपको मदद करता है। सो स्क्रीन में सब्जेक्ट्स का नाम है, उनको देखिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। जब तक आपका एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, तब तक आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाइए, सिर्फ एक ही बार फीस दे करके। ओके, सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कमेंट कीजिए या नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए। So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.